तो आज है हमारा स्टील सब्जेक्ट का लेक्चर 3। तो इस लेक्चर का नाम है स्टील 1.3। तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीख लिया था? पिछली वीडियो में हम WSM, ये जो 3 मेथड होते हैं ना, WSM, ULM, LSM, इसमें WSM स्टार्ट कर चुके थे। जो मैंने उनमें कल पॉइंट्स लिखवाए थे ना कुछ। आज पहला टॉपिक क्या है? ड्रॉबैक्स ऑफ WSM, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कमियां क्या है, हम इसे क्यों नहीं फॉलो करते। आज का टॉपिक यहाँ से शुरू है, पर मैंने आधा से ज़्यादा टॉपिक वो मैंने पिछले चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया। पिछले चैप्टर के आप अगर अपने नोट्स खोलोगे तो उसमें लिखा होगा WSM मेथड से जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो एक तो बहुत बड़े होते हैं, अनइकोनॉमिकल होते हैं, और क्या होता है इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी विदाउट मैथमेटिकली बैकग्राउंड से ली जाती है, एक्सपीरियंस के बेस पे इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है। तो इसमें ये भी एक ड्रॉबैक है। और इसमें जो मानते हैं ना, जो इनकी मानकर ये मेथड को डिजाइन करते हैं, क्या मानते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस हमेशा कम होगा परमिसिबल स्ट्रेस से। तो ये ऐसा हर वक्त होता नहीं, क्योंकि लोड तो हमारे पास, स्ट्रेसेस तो हमारे पास वो तो कितना भी आ सकता है। किसी दिन ज़्यादा तूफान आ गया तो वर्किंग स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस से बहुत ऊपर चला गया तो वो हमारा फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें इसकी ड्रॉबैक्स है। तो क्या लिखा है? वर्किंग स्ट्रेस हमेशा कम नहीं होता परमिसिबल स्ट्रेस से, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वर्किंग स्ट्रेस जिस पे आप, वर्किंग स्ट्रेस मतलब जिस पे आपने डिज़ाइन किया है, मतलब सेफ, और परमिसिबल अगर इससे बड़ा हो गया। परमिसिबल शब्द आपको कल मैंने बताया था। परमिसिबल का मतलब अगर परमिसिबल स्ट्रेस इससे ज़्यादा लग गया, परमिसिबल से ज़्यादा, तो फेल हो गई। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वर्किंग स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस ना लगे। ये क्या मान के चलते हैं? सिंपल सी बात है, ये मान के चलते हैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा कभी, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये ड्रॉबैक ऑफ WSM। अब आते हैं ULM। ULM की फुल फॉर्म अल्टीमेट लोड मेथड। अब ये क्या मानते हैं? WSM कमी ढूंढी, अब हम ULM पे दिखाते हैं। कल का एक ग्राफ पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये स्ट्रेस ये स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट यहाँ तक मानते थे WSM वाले कि हमारा लोड यहाँ तक आएगा, पर आगे भी होती है अपर प्लास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यील्ड प्लेट्यू, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और ये ब्रेकिंग पॉइंट। या इस लास्ट वाले पॉइंट को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसको क्या कहते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मतलब ये मान के चलते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर पे लोड आएगा ना, या हम अपने जो स्ट्रक्चर पे लोड आएगा वो इतना ही आएगा, पूरा मान के चल देते हैं। ये क्या मानते थे? हमारा स्ट्रक्चर पे लोड इधर तक ही आ सकता है, पर ये मान रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर पे जो लोड आएगा ना वो पूरा इतना आएगा। तो इसके मानने से फिर क्या होता है? देखो, लोड इज अप्लाइड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की, तो ये मानते हैं हमारा लोड इधर पे ही आएगा। इसके फिर क्या होता है? फिर हम इसको क्यों नहीं यूज करते? इसको यूज नहीं करते क्योंकि इनके कारण है। अगर मैं उसका करता, यही चीज WSM में करता, तो उसमें एरिया बहुत बड़ा आ जाता। और अब मैं यही चीज अगर ULM में कर रहा हूं ना, तो इसमें एरिया बहुत छोटा है। एरिया बहुत छोटा है, तो इसकी पहली ड्रॉबैक यही होगी कि इसमें स्लेंडर सेक्शन, मतलब पतले सेक्शन हमें मिलते हैं, जिससे अगर पतले सेक्शन होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब एक तो चीज ये है, जैसे मान लो ये है, इसका पतला है ना, ये थोड़ा मतलब छोटा है ना एरिया इसका, अगर मैं इसको खड़ा करूं तो ऐसे गिर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी मतलब बहुत कम है, ठीक है। और ये एक डस्टर है, अगर मैं इस पे खड़ा करूं तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है ना। तो मतलब इसका पहला ड्रॉबैक यही हो गया कि स्लेंडर सेक्शन हमें मिलते हैं, जिनके कारण से उनकी लेस स्टेबिलिटी आती है। और ये सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया पर फोकस नहीं करते। अब इसका क्या मतलब है सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया? मतलब मान लो आप जिस भी कमरे में बैठे हो, या कोई भी एक कमरा है, मान लो कोई भी एक कमरा है,
बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है। अब जब बारिश आ रही है तो वो कमरा टपक रहा है, टप 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 ऐसे टपक भी रहा है कमरा। और जब अर्थक्वेक आता है वो बहुत ज़ोरों से हिलने भी लग जा रहा है। और जो उसकी वो है स्लैब है या बीम है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट, जो उसकी छत है वो ऐसे मुड़ी हुई है। तो क्या आप उस कमरे को यूज़ कर सकते हो? तो आप सभी का जवाब आएगा नहीं सर, हम उस कमरे को यूज़ नहीं कर सकते। तो वो यही कह रहा है। पर ULM क्या कहता है? ULM कहता है कि ये कमरा अभी भी यूज़ करने लायक है। तो ये इसकी सबसे और बड़ी ड्रॉबैक आ गई कि नॉट फोकस ऑन सर्विसेबिलिटी। वो सर्विस पे फोकस ही नहीं करता। वो कह रहा है चाहे टपक रहा है चाहे गिरने को है, जब तक गिरता नहीं ना तब तक आप उसे यूज़ कर सकते हो। इसीलिए ये ड्रॉबैक्स ऑफ ULM। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है LSM, मतलब लिमिट स्टेट मेथड। अब लिमिट स्टेट, पहली बात तो ये एडवांस है सबसे ज़्यादा मेथड। और जो हमारा IS 800-2007 है ना, वो भी इस मेथड को फॉलो करता है, लिमिट स्टेट मेथड, स्टील के केस में। अब लिमिट स्टेट क्या है? अब लिमिट स्टेट ULM की अब क्या कमी थी कि वो सर्विस पे ध्यान ही नहीं देता। पर लिमिट स्टेट क्या कहता है? लिमिट स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते। मतलब गिरा नहीं है स्ट्रक्चर, खड़ा है, पर हम उसे यूज नहीं कर सकते ना, उस स्टेट तक, उस स्टेट को क्या कह रहा है ये? लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट की डेफिनेशन है ये कि लिमिट स्टेट इज द स्टेट at which the structure is unfit for use is called limit state। ठीक है, ये तो लिमिट स्टेट की डेफिनेशन है। अब इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, FOS मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसका मैथमेटिकली अप्रोच से इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है। ठीक है, और इन दिस, अब इसमें अब आपने ध्यान दिया होगा कि जो WSM है ना उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। ठीक है, पर उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी केवल और केवल मटेरियल पे लगाते हैं। हम कहते हैं मटेरियल की स्ट्रेंथ ही कम है। हम ऐसे नहीं कहते कि लोड भी बहुत ज़्यादा आ सकता है, हम ऐसे ही कहेंगे मटेरियल की स्ट्रेंथ ही कम है। पर लिमिट स्टेट मेथड में हम ऐसे कहते हैं कि मटेरियल की स्ट्रेंथ भी कम है। ये वही एग्जांपल हो गया जो कल मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास एक, मैं आपको काम दूं कि 100 पे लिख सकते हो आप, पर आप कह रहे हो कि सर हम 50 ही लिख के आ सकते हैं एक दिन में, और आपकी कैपेसिटी 100 की है। ये वही बात होगी कि लिमिट स्टेट कहता है कि है ना मटेरियल हमारा कमज़ोर मानेंगे मटेरियल को, और जो लोड है, आने वाला लोड है, उसको भी शक्तिशाली मानेंगे। तो इसमें क्या लगती है? इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगती, इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगता है। ठीक है, और ये इन दिस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज यूज्ड फॉर बोथ लोड एज वेल एज ऑन मटेरियल। ठीक है, और वो WSM किस पर आधारित था? डिटरमिनिस्टिक अप्रोच पर। मतलब वो मानते थे ये है तो ये है ही। पर ये किस पर आधारित है? LSM प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पर। मतलब ये देखते हैं अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये अलग अलग केसेस लेके चलते हैं, इनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, और वो उन सभी केसेस के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे लिए यही स्ट्रक्चर्स अच्छे होंगे जो कुछ भी हो सकता है, हमारे स्ट्रक्चर सेफ है, और वो LSM में पॉसिबल है। अब इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, उसको डिनोट करते हैं हम गामा L से। ये किसका साइन है? गामा L। अब डिजाइन लोड, लोड को हम डिजाइन लोड कहते हैं। एक तो होता है सिंपल लोड। सिंपल लोड मतलब जिस पर फैक्टर ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई नहीं है। मतलब अब मान लो, चलो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है, आप क्या चाहोगे? आप क्या लेके चलोगे कि आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे? आप एक केस तो आप ये लेके चल सकते हो कि हम मानने ही ऐसा कि लोड कम आ रहा है, और एक केस हम ये लेके चले कि हम ऐसा मान रहे कि लोड बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपका स्ट्रक्चर किस कंडीशन में सेफ रहेगा? इसी कंडीशन में सेफ रहेगा कि अगर आपका स्ट्रक्चर, आपके स्ट्रक्चर पर लोड बहुत ज़्यादा आ गया तो आपका स्ट्रक्चर थोड़े लोड को तो सहन कर ही लेगा, और जब बहुत ज़्यादा भी आ जाएगा तो उसे भी वो सहन कर लेगा। तो अगर हमें डिज़ाइन लोड करना होता है ना, तो हम देखो वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं इन डिज़ाइन लोड,
और मटेरियल को क्या, मटेरियल को हम क्या मान के चले कि कमज़ोर मानकर चले या बहुत शक्तिशाली मानकर चले। अगर हम कमज़ोर मानकर चलेंगे ना, पर हमारा मटेरियल रियलिटी में क्या है, शक्तिशाली होएगा, तो कमज़ोर मानकर डिज़ाइन करेंगे। क्यों कमज़ोर मानकर डिज़ाइन करेंगे? क्योंकि मान लो अगर आपका मटेरियल है शक्तिशाली पर आपने कमज़ोर मानकर डिज़ाइन किया है, कमज़ोर जब मानोगे तो आप उसको तगड़ा बनाने की कोशिश करोगे ना, कि आपने मान नहीं रखा कि ये कमज़ोर है तो हम इसको अपनी तरफ से और तगड़ा बनाएंगे, तो उसमें आपका मटेरियल ज़्यादा और भी मतलब स्ट्रक्चर ज़्यादा सेफ हो रहा है। अगर आप मान के ही तगड़ा चल रहे हो तो फिर आप क्या कहोगे कि क्या सोचोगे, ये है ही हमारा मटेरियल तगड़ा, हम इसे और तगड़ा क्यों बनाए, और क्या पता आपका लोड बहुत ज़्यादा आ जाए और आप कमज़ोर मान के चल रहे हो, फिर आप इसको और तगड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो ऊपर से तगड़ा है भी। तो इस वजह से हम जब भी डिज़ाइन लोड ऑन मटेरियल की बात करते हैं ना, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को हम डिवाइड करते हैं, और ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल गामा m, इसको हम डिवाइड करते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑन मटेरियल की? ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने छोटा सा बॉक्स बनाया है गामा m का, स्टील में तो पता नहीं मेरे को, स्टील में बहुत ना के बराबर मिलते हैं आपको इस बॉक्स से क्वेश्चन, पर जैसे ही आप आरसीसी में एंटर करोगे, आरसीसी के पीवाईक्यू में, भाई साहब इस क्वेश्चनों की मतलब कम से कम 7, 8, 10 बार तो पूछा ही गया हुआ है ये क्वेश्चंस कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल ऑन स्टील पर कितना है 1.15, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट 1.5। अब आप कहोगे कि स्टील पर 1.15 और 1.5 कौन सा ज़्यादा बड़ा है? 1.5 बड़ा है, मतलब अब 1.5 क्यों ले दिया कंक्रीट को? कंक्रीट को 1.5 इसलिए ले रहा है, कंक्रीट को हम ज़्यादा कमज़ोर क्यों मान रहे हैं? कंक्रीट को हम ज़्यादा कमज़ोर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक तो वो उन्हें लेबर बनाती है, तो वो अपनी मर्जी से वो डालती है सरिया नहीं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट अपनी मर्जी से डालती है, या तो उधर हम कोई मैथमेटिकली नहीं करते, हम अपनी मर्जी से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डालते हैं, तो उधर मटेरियल कमज़ोर भी हो सकता है, कमज़ोर होएगा और हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेंगे ना, तो हमारा मटेरियल पहले तो कमज़ोर है, हम उसको और कमज़ोर मान रहे हैं, मटेरियल कमज़ोर है हम और कमज़ोर मान रहे हैं ताकि हम और तगड़ा मटेरियल तैयार कर सके, इसलिए हम इसमें कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टील। क्यों? क्योंकि स्टील तो फैक्ट्रीज में बनता है, स्टील फैक्ट्रीज में थोड़ा अच्छे लेवल का मतलब उसमें मशीन्स बनाती है, तो उसमें स्ट्रेंथ की कमी आना बहुत लो चांसेस होते हैं, तो वो होता तगड़ा है, इसीलिए हम उसमें थोड़ा सा और डालते हैं ताकि वो और तगड़ा हो जाए, इसीलिए कंक्रीट का ज़्यादा रहता है और स्टील का कम रहता है। ठीक है, अब लिमिट स्टेट दो तरीके से क्लासीफाई है, एक तो कोलैप्स के बेसिस पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, या इसे स्ट्रेंथ भी कहते हैं, या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अब सर्विसेबिलिटी यही है जो मैंने आपको इधर समझाया था ना, यही यहाँ पे सर्विसेबिलिटी समझा रखा है। सर्विसेबिलिटी कह रखे कि हम वो हमें मटेरियल कितना सर्विस दे रहा है, मतलब बारिश से बचा रहा है, हमारे क्रैक आ रहे हैं तो घर टूट नहीं रहा, हम उसमें बैठकर आराम से निश्चिंत होकर सो सकते हैं, ये होता है सर्विसेबिलिटी। और स्ट्रेंथ क्या हो रहा है कि हमारा लोड पूरी मतलब टूटने से ही बच रहा है, अब जैसे मैंने आपको बताऊंगा ना इनमें कौन कौन से, ये अब इस तरफ आ जाते हैं, इस टेबल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये इस टेबल से भाई साहब क्वेश्चन आएंगे इस टेबल से बहुत, ये आरसीसी में भी आता है और ये इसमें भी आता है। ठीक है, अब लिमिट स्टेटिंग डिजाइन कौन सा? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स या स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अब पहले सर्विसेबिलिटी आपको समझा देता हूं। सर्विस आप किस किस मतलब चीजों के बारे में सर्विस ले सकते हो? कोरोजन और फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस मतलब जब आप कोरोजन लग जाए आपके स्ट्रक्चर में, या आपका स्ट्रक्चर फायर रेजिस्टेंस हो, तो आप उसमें मतलब वो सर्विस आपको दे रहा है अच्छी,
तो ये हो गया वाइब्रेशन। भूकंप आता है तो आपका लोड वाइब्रेट होके रह जाता है, ऐसे नहीं गिर जाता है, मतलब सर्विस दे रहा है आपको वाइब्रेशन के खिलाफ। डिफ्लेक्शन एंड डिफॉर्मेशन, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो रही है। डिफ्लेक्शन क्यों होती है? कल मैंने आपको बताया था लोड को ट्रांसफर होने के लिए, तो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होती है, तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आप फिर भी घर में रहते हो। लीकेज, लीक हो जाए थोड़ा सा तो भी आप घर में रहते ही हो। और रिपेयरेबल डैमेज, मतलब जो क्रैक रिपेयर हो सकते हैं। मान लो आपके छोटा सा क्रैक आ गया आपके कमरे में, तो आप ऐसे कह दोगे कि नहीं मैं इधर नहीं रह सकता, आप फिर भी उसे रहते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये क्रैक छोटा हो, ये रिपेयर हो सकता है, तो ये सर्विस मेरे को अभी भी ये रूम मेरा सर्विस देगा। तो ये होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अब स्ट्रेंथ, जो टूटता रह जाए, मतलब देखो ओवरटर्निंग, जब आपका घर मान लो बहुत तेज बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ गया तो आपका घर ऐसे टेढ़ा सा हो गया, तो आप उधर मतलब वो टूटेगा ही ना अब, तो ओवरटर्निंग। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी अगर मान लो ये पेन है, मैं इस पर लगातार कई सालों से ऐसे ऐसे लोड लगाता ही जा रहा हूँ, तो एक सना के टूट जाएगा ना, तो ये भी कोलैप्स में फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग। इसका मतलब यही हो गया। स्ट्रेंथ इसकी कम होती जाएगी तो भी ये टूट जाएगा। ब्रिटल फेलियर, ब्रिटल मतलब जो आपने कांच देखा होगा, कांच के गिलास, वो जैसी जमीन पे पड़ते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं ना पड़ते ही, ये होता है ब्रिटल फेलियर। और डक्टाइल क्या होता है? रबड़, जो आप रबड़ चाहे खींच लो, फिर आपका एक पॉइंट आता है जब वो टूटता है, तो वो जो रबड़ टूटता है ना वो होता है डक्टाइल फेलियर, और जो कांच टूटता है वो होता है ब्रिटल फेलियर। तो मान लो आपका अचानक से कोई ऐसे लोड आ गया तो भी आपका टूटता है ना घर, तो वो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ या कोलैप्स, मतलब ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पे आपका घर टूटेगा ही टूटेगा, और ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत है पर इतनी भी दिक्कत नहीं है कि आप उसमें रह ही नहीं सकते। ठीक है, ये दो कंडीशंस होगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ स्टील सेक्शन। दो तरह के स्टील सेक्शन होते हैं, एक तो रोल्ड स्टील सेक्शन और एक बिल्टअप स्टील सेक्शन, बिल्टअप सेक्शंस। रोल्ड स्टील सेक्शंस आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा। पहली बात तो इसे हम कहते हैं फ्लेंज। ये मैंने आई सेक्शन दिखाया है, आई की शेप में दिख रहा है ना, तो ये आई सेक्शन है, इसे भी फ्लेंज, और इसे कहते हैं हम वेब। ठीक है, अब रोल्ड का मतलब जो ऐसे लगातार कंटिन्यूसली ऐसे रोल होता चल रहा है कंटिन्यूसली, ये होता है रोल्ड स्टील सेक्शन। और जो बिल्टअप स्टील सेक्शन है जिसके वेब अलग अलग है, ये फ्लेंज अलग है, ये वेब अलग है, ये फ्लेंज अलग है, जो अलग अलग होते हैं ना हम उनको जोड़ते हैं तो वो बिल्टअप सेक्शन, और जो कंटिन्यूसली चल रहा है तो वो रोल्ड सेक्शन। अब टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन कितने टाइप के? एक क्वेश्चन मैंने ये भी देखा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन? 5 टाइप के रोल्ड स्टील सेक्शंस होते हैं। अब इसमें रोल्ड स्टील बीम, पहला रोल्ड स्टील बीम, या उसे हम आप क्या कहेंगे? आई सेक्शन। बीम या आई सेक्शन एक ही बात है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म जो मैं आपको भी बता रहा हूं ना, इनकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है वो एग्जामिनर। आई सेक्शन कैसे दिखता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, आई सेक्शन ऐसा ही दिखता है। आई और बीम सेक्शन एक जैसे हैं। तो पहले की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, और फिफ्थ की इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ये इनकी फुल फॉर्म है, आपको बस फुल फॉर्म याद करनी है। और ये सारे दिखते ऐसे ही हैं, ऊपर वाला फ्लेंज, नीचे वाला वेब, बीच वाला वेब, और सबसे लास्ट वाला भी फ्लेंज। फिर आता है रोल्ड स्टील टी सेक्शन, ये टी की शेप में दिखता है, ये ऊपर वाला फ्लेंज, नीचे वाला वेब। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी सेक्शन। अब रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, ये सी की तरह दिखता है, ये सी दिख रहा, ऊपर वाला फ्लेंज, नीचे वाला फ्लेंज, बीच वाला वेब। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट सी नहीं, इंडियन रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन,
और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन। ये आप थोड़ी स्लो करके आप इनकी फुल फॉर्म लिख सकते हो। ये चारों भी इस तरह के दिखते हैं, ये तीनों भी इस शेप के दिखते हैं। पर अब रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, इसमें वेब और फ्लैंज नहीं होता और इसमें तीन तरह के अलग अलग है, इक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन और बल्ब एंगल सेक्शन। इक्वल जब इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दिखते एल शेप में है, ये एल शेप दिख रहा है ना, इस तरह से ही दिखते हैं। इसकी ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ जब इक्वल हो ये दोनों लेंथ तो इक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल हो ये वाली और ये वाली अनइक्वल हो तो अनइक्वल एंगल सेक्शन, और जब यहाँ पर ऐसे बल्ब सा बना हो एंड पर तो बल्ब एंगल सेक्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।